क्लास टुडे वी स्टार्ट डुअल नेचर ऑफ लाइट। इसमें लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि मोमेंटम प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ें फोटॉन्स के अबाउट, और उसके बेसिस से क्वेश्चन भी किया था। आज हमारा टॉपिक क्या है, वेव नेचर ऑफ मैटर। क्या मैटर का वेव नेचर भी होते हैं? और ये आप अपने आप में बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो मतलब ऐसा पॉइंट था कि आते ही एकदम से तहलका मच गया था कि अरे यार मैटर भी वेव हो सकते हैं। समझ में आ रहे ना? तो यहीं पे यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, और फिर आ जाते हैं यहाँ पे कि अगर वेव नेचर ऑफ मैटर, मैटर भी वेव होगा तो यहाँ पे उसका वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ के बेसिस से या पार्टिकल लेवल क्या होता है यहाँ पे वेव होता है, या पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या होती है वेव, लाइक एज अ वेव होगा, तो यहाँ पे उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा ये समझना है हमें। तो ध्यान देना यहाँ पे, लाइट बिहेव्स एज अ वेव एंड पार्टिकल, ये चीज़ आपको पता है क्योंकि अभी टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं अपन, डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के दो नेचर हमने देखा कि वेव ऑप्टिक्स में पूरा अच्छे से, चाहे वो इंटरफेरेंस की बात करें या डिफ्रैक्शन की बात करें या पोलराइजेशन से, तो यहाँ पे ये प्रूव हुआ था कि लाइट का नेचर कैसा होगा यहाँ पे, लाइक एज अ वेव। लेकिन जब मॉडर्न फिजिक्स में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि लाइट का नेचर कैसा रहेगा यहाँ पे, पार्टिकल। तो यही चीज डी ब्रॉगली करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये समझाया था अच्छे से तो आगे चल के कि क्या होता है कि लाइट का दोनों नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर। क्योंकि क्या होता है, पहले उस टाइम पे साइंटिस्ट बटे हुए थे, कुछ लोगों का मानना क्या था कि लाइट वेव नेचर होगा, कुछ लोगों का मानना क्या था लाइट का पार्टिकल नेचर होगा। तो वही चीज यहाँ पे है, लाइट बिहेव्स एज अ वेव एंड पार्टिकल। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कैन पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज वेव? इस क्वेश्चन का आंसर डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन अभी समझाऊंगा, तो वहां से मिल जाता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है, तो क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव के तरीके से बिहेव कर सकता है क्या, या क्या होता है यहाँ पे पॉजिट्रॉन, या क्या होता है अल्फा पार्टिकल, क्या यहाँ पे लाइक एज अ वेव बिहेव कर सकते हैं क्या? तो याद रखना इन सारे क्वेश्चन का आंसर अभी मिलता है, लेकिन याद रखना एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि कैन पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज वेव। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, एज द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी अप टू 1000 टाइम। यहाँ पे 1000 नहीं है, यहाँ पे लगभग क्या होता है यहाँ पे 10 टू द पावर कितना 6 बस टाइम शॉर्टर देन द विजिबल लाइट फोटॉन्स। फोटोन का अगर वेवलेंथ देखा जाए तो क्या आएगा यहाँ पे, तो यू नो दैट यहाँ पे ये क्या होता है यहाँ पे h/p और h डिवाइडेड बाई m इंटू सी, वेयर m इज द मास ऑफ फोटोन। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि मास ऑफ फोटोन सबसे मेन चीज है, बात समझ आ रही है ना? मीनिंग यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मास ऑफ फोटोन ना लेके अपन ऐसे ट्रीट करेंगे यहाँ पे कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे h/, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या लिख रहे हो यहाँ पे p, यहाँ इसी इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे ये तो प्लैंक कांस्टेंट होते हैं, p क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे तो m भी लिख लेना, बात समझ आ रही है ना? और इसी तरीके से क्या होता है यहाँ पे अगर बात करेंगे किसके लिए, यहाँ पे फोटोन के लिए, तो फोटोन के लिए यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे mc हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे दोनों को रख के कंपेयर किया गया, मतलब वैल्यू रख के नहीं, वैल्यू रख के कंपेयर किया गया, तो ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस से प्रूव हुआ है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पे 10 टू द पावर 6 टाइम ऑफ विजिबल लाइट फोटोन। और ये भी ध्यान देना कि फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा होगा, अगर वेवलेंथ अगर इसका इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है फोटोन से, तो फ्रीक्वेंसी किसका, फोटोन का ज्यादा होगा किससे, इलेक्ट्रॉन से। समझ में आ रहे ना? तो ये चीजें यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना था अबाउट टू वेव नेचर ऑफ मैटर। हम बात करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से फाइंड करते हैं, पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ वेव, तो इस चीज का आंसर हमें मिलता है डी ब्रॉगली इक्वेशन से। तो यहाँ पे डी ब्रॉगली इक्वेशन आपको समझाता हूँ, उसके बेसिस से क्वेश्चन ध्यान देना बच्चों। आगे यहाँ पे प्रिंस लुइस बेक्टर, ये एक्चुअल टॉपिक क्या है यहाँ पे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ध्यान देना यहाँ पे ये टॉपिक क्या है, यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है ना? तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में अगर ध्यान देना, ये साइंटिस्ट का नाम है, समझ में आ रहा है ना? ये सबसे जरूरी पॉइंट है यहाँ पे समझना है, इट्स द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो प्रिंस लुइस बेक्टर डी ब्रॉगली इन 1924 एक रिवॉल्यूशन लाए थे पूरा एक तरीके से फिजिक्स के हिस्ट्री में, कि क्या होता है, प्रपोज्ड पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव लाइक प्रॉपर्टीज। बहुत समझ आ रहे ना?
कि जो मतलब क्या होता है मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव लाइक प्रॉपर्टीज। और लाइक प्रॉपर्टीज किसके मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे वेव लाइट बस यानी कि वेव का नेचर और ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं किया। आपको बताऊँ, यू नो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन क्या होता है यहाँ पे लैम्डा। समझ में आ रहा है? इस इक्वेशन को अच्छे से उसने ऑब्जर्व किया और इसी को चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है? अरे भाई लैम्डा इधर ले जाओ पी। तो ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि उसने कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, मतलब यही किया कि यू नो दैट पी इज इक्वल टू क्या होता है एच बाई लैम्डा। बात समझो, मोमेंटम क्या होता है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्या होता है वेवलेंथ। ऑलरेडी आपने पढ़ा अभी तक, समझ में आ रहा है? उसने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, मोमेंटम को इधर डिवाइड किया लैम्डा को। और ये आप भी सोच रहे हो कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं, करना नहीं, इसको चैलेंज करना। समझ में आ रहा है? इसी इक्वेशन से इसने प्रूव किया कि पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल हैं उनके भी वेव नेचर पॉसिबल हैं। अब सोचो पार्टिकल का अगर वेव नेचर हो सकता है, मतलब पार्टिकल भी लाइक एज अ वेव नेचर बिहेव करेंगे, क्योंकि यही तो लिखा है ना, प्रिंस लुइस वेक्टर डी ब्रॉगली प्रपोज्ड पार्टिकल ऑफ मैटर हैव वेव लाइक प्रॉपर्टीज। समझ में आ रहा है ना? तो अगर वेव लाइक प्रॉपर्टीज होगा तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई क्या होता है यहाँ पे पी। तो P इज इक्वल टू क्या, ये कहाँ से आया, P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा से। तो याद रखना इसी वेवलेंथ को बोला गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और P क्या होता है यहाँ पे लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। और यू नो दैट वेल कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई क्या होगा यहाँ पे एम वेव। बात समझ आ रहा है? और ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे m क्या होता है मास ऑफ पार्टिकल और v क्या होता है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेट करेंगे या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है वो फर्दर डिस्कशन है। लेकिन ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि जितने भी मैटर होते हैं, मैटर पार्टिकल, वो भी बिहेव करते हैं यहाँ पे लाइक एज अ वेव। और यही चीज एक रिवॉल्यूशन जो फिजिक्स की हिस्ट्री में सबसे बड़ा था कि पार्टिकल भी बिहेव के तरीके से, सॉरी वेव के तरीके से बिहेव करते हैं। तो पार्टिकल का अगर नेचर बिहेव जैसे, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये क्या होता है वेव लाइक होगा। पार्टिकल का नेचर क्या होता है यहाँ पे वेव लाइक होगा। तो एक तरीके से यहाँ से प्रूव होता है कि वेव और पार्टिकल, बात समझ आ रहा है, दोनों ही नेचर लाइट रख सकते हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पे था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्या यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है पार्टिकल, और क्या वो वेव नेचर रख सकते हैं क्या? तो आंसर यहीं से निकल आया था यस। इसके बेसिस से कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जो आता है नीट और जेईई में, वो हमारा काम है, हिस्ट्री समझना काम नहीं है। ठीक, देखना बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसी पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बेसिस से प्रोटॉन, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, व्हाट इज द सेम फॉर बोथ देम। बात समझ आ रहा है? इन चारों ऑप्शन में से क्या ऐसा रहेगा यहाँ पे कि यहाँ पे सेम रहेगा दोनों के लिए? तो आप खुद सोचो, यू नो दैट यहाँ पे वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन क्या होता है यहाँ पे पी, करेक्ट है कि नहीं? और बोल क्या रहा है कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब दोनों का वेवलेंथ क्या रहेगा यहाँ पे सेम। तो अल्फा का और प्रोटॉन का क्या होता है वेवलेंथ सेम रहेगा। समझ में आ रही है ना? तो आप मुझे बताओ यहाँ पे, यू नो दैट P इज इक्वल टू एच बाई क्या होता है यहाँ पे लैम्डा। अगर दोनों के लिए सेम रहेगा तो क्या P ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे P ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा कि नहीं, सॉरी P ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे P ऑफ प्रोटॉन, मतलब P ऑफ क्या होगा, P क्या है यहाँ पे मोमेंटम, मोमेंटम किसका, तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम क्या होता है प्रोटॉन के मोमेंटम के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट। बहुत थ्योरेटिकल थॉरोली क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, अगर अच्छे से नॉलेज है तो फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हो। और ये फिंगर टिप पे क्वेश्चन होते हैं, अगर अच्छे से पढ़ा तो क्या होता है तुरंत अगर कॉन्सेप्ट पता है फटाफट आंसर करते चले जाते हो। तो याद रखना नीट या जेईई मेंस में आपको खास करके बोल रहा हूँ मैं कि ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, आसान, ऐसे क्वेश्चन को तो ईजी बोलते हैं अपन, बात समझ आ रहे हैं, जो फिंगर टिप पे किया जा सकते हैं। तो याद रखना कॉन्सेप्ट अगर जिसको समझ में आता है तो इसलिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे मैच हो जाएगा उससे। ध्यान देना यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, समझना है यहाँ पे। और ये आईआईटी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हो सकता है कि शायद 99 के आसपास, मतलब आपके फादर के टाइम का है, बात समझ आ रहा है। आपके पापा अगर जब आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो किसी के पापा, बात समझ, सबके तो नहीं, ठीक है। तो याद रखना उनके टाइम पे ये क्वेश्चन जरूर, उनको इस क्वेश्चन का से इनकाउंटर जरूर हुआ होगा,
ठीक है। तो ध्यान देना क्वेश्चन बहुत सरल है, आसान है, लेकिन समझना है यहाँ पे। मैं पढ़ रहा हूँ, जो स्टूडेंट अच्छे होंगे पढ़ने में थोड़ा सा, तो मेरे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर कर देंगे। 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या गिवन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m at rest decays into two particles of mass m1 and m2 having non-zero velocity, ठीक है। The ratio of the de Broglie wavelength of the particle lambda 1 और lambda 2। अब समझो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल है जिसका मास क्या होता है यहाँ पे m है, बात समझ आ रही है, एट रेस्ट, और रेस्ट पे होने का मतलब इसकी वेलोसिटी अभी तो 0 है, और डीकेज इनटू टू पार्टिकल्स हैविंग सेम मासेस, मतलब मासेस m1 और m2 है। तो ये दो मास में क्या होता है यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, m1 और दूसरा क्या होता है यहाँ पे m2। बात समझ आ रही है ना। अब हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटी, तो मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी क्या होती है यहाँ पे v2। भाई नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो तो वेलोसिटी नहीं होगी किसी के, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में क्या होता है कि एक की वेलोसिटी जीरो है तो दूसरे का क्या। तो यहाँ पे ब्रेक होने का मतलब होता है इस तरीके से हो सकता है ब्रेक, कि हाफ पार्ट इधर और हाफ पार्ट इधर चल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो आप खुद सोचो कि ये पूरा सिचुएशन गिवन है और ये ऑप्शन यहाँ पे चेक करना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सोचो यहाँ पे ब्रेक होगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग अगर अपन चले तो ये बोला जाता है कि बिफोर बात समझिए प्रोसेस क्या होगा मोमेंटम टोटल, और आफ्टर प्रोसेस टोटल मोमेंटम क्या रहेगा। तो मतलब डीके होने से पहले सिस्टम का टोटल मोमेंटम और डीके होने के बाद सिस्टम का टोटल मोमेंटम। तो डीके क्योंकि रेस्ट पे है, मास कितना दे रखा था m, तो 0 हो जाएगा। आफ्टर डीके अगर देखा जाए, देखो ये चीज दो पार्ट में ब्रेक होता है, तो हाफ पार्ट हो सकता है इधर को जा रहे हो, हाफ पार्ट इधर को जा रहा है। मास m1, वेलोसिटी v1, m2 और वेलोसिटी क्या होता है यहाँ पे v2। और जो यहाँ पे अच्छे से जो स्टूडेंट सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा जिन्होंने, उनको समझ में आ जाएगा कि कभी सेम डायरेक्शन में नहीं जाता है। ये चीज़ याद रखना, कोई चीज़ ब्रेक होता है तो दोनों पीसेस सेम डायरेक्शन में नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो यह कोलिजन पड़ा होगा तो यार अच्छे से समझ में आ जाता है। तो ये ध्यान देना, ब्रेक हुआ, एक इधर को चल रहा है, दूसरा पार्ट उधर को चल रहा है, तो दोनों का मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, इसका मोमेंटम p1, इसका मोमेंटम p2, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। तो एक का पॉजिटिव साइन और दूसरे का क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे क्योंकि ड्यू टू डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या प्रूव होता है कि p1 वेक्टर इज इक्वल टू p2 वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे दोनों का देखा जाए तो मॉड तो लगा रहे हो, सॉरी यहाँ पे वेक्टर आ रहे हैं लेकिन मॉड लगाओगे तो ये क्या होता है यहाँ पे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आ जाएगा। अगर ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आते हैं तो यहाँ से एक क्रोशियल रिजल्ट निकलते हैं, यू नो दैट। यहाँ पे ये चीज़ पहले नोट कर लेना, जितने बच्चे यहाँ पे पॉज करके वीडियो को इतना नोट कर लेना कि मोमेंटम दोनों का क्या आएगा यहाँ पे सेम। मास अलग होगा तो वेलोसिटी भी अलग होगा, लेकिन प्रोडक्ट मास और वेलोसिटी का क्या आना चाहिए यहाँ पे सेम, और सेम आ रहे तो बस आसान है। यहाँ पे अगर सेम आएगा तो डेफिनेटली क्या जानते हो आप, P इज इक्वल टू क्या होता है h बाई लैम्डा। बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पे लैम्डा अगर देखा जाए तो मोमेंटम सेम, तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे h बाई पी। तो लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू h बाई क्या होता है यहाँ पे p डिवाइडेड बाई h बाई p, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट दोनों के लिए सेम और मोमेंटम में दोनों का क्या आ रहा है p1 और p2 का वैल्यू सेम आ रहा है। कैंसिल आउट होके कितना आएगा यहाँ पे 1, तो रेशियो कितना आ रहा है यहाँ पे लैम्डा बाई लैम्डा 2 का यहाँ पे 1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। तो ये चीज ध्यान देना यहाँ पे, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगा है और जिनको मतलब थोड़ा से कोलिजन अगर अच्छे से पढ़ा है तो इजीली सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ का काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन, या फिर क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेशन किस तरीके से होता है ये भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो ये ध्यान देना बच्चों, एक चीज ध्यान देना कि डी ब्रोगली वेवलेंथ में एक तो फॉर्म हमें ये पता है फॉर्मूला, लेकिन इसके अलावा कभी कभी क्या होता है एनर्जी गिवन होता है, काइनेटिक एनर्जी, और फिर डायरेक्टली आपको वेवलेंथ पूछ लिया, या चार्ज पता है और पोटेंशियल पता है, फिर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना दोनों केसेस में मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कि ये चीज कैसे आया रिजल्ट। तो आप यहाँ से सोचो अच्छे से, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू क्या होता है वेलोसिटी, और यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², सबको पता होगा। तो क्या यहाँ पे b² इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे b² इज इक्वल टू क्या 2k डिवाइडेड बाई m आना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना, आना चाहिए। अब ये बताओ यहाँ पे b इज इक्वल टू कितना आएगा, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे रूट
और क्या होता है यहाँ पे 2k/m। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दो तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो m इंटू वी। तो मास तो वही रहेगा, b की जगह पे कितना हो जाएगा रूट, और 2k डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे m। अब मास को क्या होता है इनसाइड ऑफ द रूट ले जाओगे तो हमेशा याद रखना स्क्वायर के फॉर्म में जाता है, तो m स्क्वायर और इंटू 2k और इधर क्या ये स्क्वायर है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे मास। तो मास मास क्या होगा कैंसिल, मास मास कैंसिल होकर रिजल्ट क्या देता है यहाँ पे, तो याद रखना यहाँ पे 2mk। तो ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्टली यहाँ पे मोमेंटम को कैसे रिलेट करोगे, और जब रिलेट कर ले रहे हो तो वेवलेंथ को यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ को डायरेक्टली रिलेट किया जा सकता है। और सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा होगा कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो, बात समझ आ रहा है ना। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, उसको भी समझाता हूँ यहाँ पे व्हाट्सएप पे, समझ में आ रहा है ना। अगर मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पे चल रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल v1 इज इक्वल टू दे रखा है 0 और यहाँ पे पोटेंशियल कितना दे रखा है v, और चार्ज पार्टिकल को चला दिया गया, बात समझ आ रहा है। तो चार्ज क्या दे रखा है यहाँ पे q, और ये क्या होता है यहाँ पे लोअर टू हायर जा रहा है, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल कितना आएगा, तो याद रखना यहाँ पे कितना आएगा v2 माइनस v1, तो बिकम्स टू कितना हो जाएगा v, करेक्ट है ना। अगर ये यहाँ पे v के बराबर होता है तो यू नो दैट वर्क डन क्या होता है यहाँ पे डेल्टा v और इंटू चार्ज, ये वर्क डन का फॉर्मूला है, और ये याद रखें यहाँ पे एनर्जी के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं तो कौन सा एनर्जी कैरी करेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैरी करेगा, तो ये एनर्जी के बराबर होगा, तो कौन सी एनर्जी के बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी के। तो यहीं से एक रिजल्ट निकल आता है अच्छा वाला कि यहाँ पे ये क्या होता है काइनेटिक एनर्जी बिकम्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे चार्ज इनटू चेंज ऑफ पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या होता है k बिकम्स टू कितना हो जाएगा q इंटू v, क्योंकि चेंज ऑफ पोटेंशियल कितना आ रहा है, तो याद रखना यहाँ पे डेल्टा v, और चेंज ऑफ पोटेंशियल डेल्टा v आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। अब ये चीज यहाँ पे रख दो तो यहाँ पे रिजल्ट निकल आता है, समझ में आ रही है क्या। तो ध्यान देना इस तरीके से यहाँ पे ये जरूरी ध्यान देना कि जरूरी नहीं कि सिर्फ यही फॉर्म आपको याद हो, कभी कभी क्या होता है कि आपको फॉर्मूला डिराइव करने का टाइम नहीं होता है, वहाँ तो यार 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है 50 सेकेंड में। अब सोचो आप फॉर्मूला डिराइव करोगे और देन सॉल्व करोगे तो टाइम कितना स्पेंड करोगे। तो याद रखना फिजिक्स के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हो तो ये छोटे छोटे रिजल्ट आपको रटे होने चाहिए एकदम से, तब जाके क्या होता है कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो। ध्यान देना इसी बेसिस से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो देखना कैसे किस तरीके से। ध्यान देना बच्चों अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस से एक क्वेश्चन है, if the lambda e and lambda p denote the de Broglie wavelength of proton, ये ध्यान देना यहाँ पे ये क्या होगा lambda p रहेगा, समझ आ रहे हैं ना, और ये क्या होता है यहाँ पे lambda e रहेगा, तो ये दोनों डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे किससे, तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, समझ आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे lambda p प्रोटॉन के वेवलेंथ को डिनोट कर रहे हैं और lambda e क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ को डिनोट कर रहे हैं। और बोला क्या जा रहा है यहाँ पे कि आफ्टर दे आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से स्टार्ट होंगे मतलब जीरो वेलोसिटी से अगर शुरू करते हैं चलना, तो बोल रहे हैं यहाँ पे थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस देन, और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है यहाँ पे सेम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अब सोचो अच्छे से कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही जाना चाहिए, समझ आ रहा है ना। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट किस फॉर्मूले में आता था, तो ध्यान देना लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे h बाई क्या होता है यहाँ पे रूट 2m, और ये क्या होता है यहाँ पे क्यूबिक। एक आप तो सोच रहे होंगे अच्छा इस टाइप का फॉर्मूला तो कहीं पढ़ा है, भाई अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, समझ में आ रहा है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे h बाई क्या होता है यहाँ पे रूट 2m क्यूब। अब ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए क्या है सेम और रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली मास के, बात सही आ रहा है ना। तो लैम्डा मास के क्या होता है यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे कि नहीं, मास के इनफैक्ट क्या होता है यहाँ पे चार्ज के भी। अब ये सोचो अच्छे से चार्ज और मास के अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल होता है तो यहाँ पे लैम्डा भी और लैम्डा, मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझाता हूँ, ये भी ध्यान देना है यहाँ पे मास इनटू क्या होता है यहाँ पे चार्ज, बाकी पोटेंशियल क्या है सेम है। अब पोटेंशियल सेम होगा मतलब ये चीज कांस्टेंट और ये चीज कांस्टेंट, ये चीज कांस्टेंट, किसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए भी और प्रोटॉन के लिए, तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि नहीं। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है कि नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, तो चार्ज भी क्या रहेगा कांस्टेंट।
तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ क्या होता है मास। अब मास अगर मैक्स होगा तो वेवलेंथ क्या होगा मिनिमम। अब मास किसका ज़्यादा होता है प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे प्रोटॉन का। मास अगर प्रोटॉन का ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ प्रोटॉन का क्या होगा कम, और मास इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कम, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि मास ऑफ प्रोटॉन अगर देखा जाए तो क्या वैल्यू होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन अगर 1.6 और इंटू 10⁻⁻27 kg की बात समझ आ रही है ना। लाइक ऐसे अगर देखा जाए यहाँ पे तो क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 9.1 और इंटू 10 कितना हो जाएगा, तो ये कितना होता है 31 kg। तो लगभग देखा जाए तो यहाँ पे डिफरेंसेस इतने जा रहे कि नहीं 6-7, समझ में आ रहे ना। तो इससे क्या प्रूव होता है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा होता है। एक आध सोचेगा अच्छा और 27 आ रहे और इसमें 31 आ रहे, 31 तो बड़ा होता है, तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पे नेगेटिव साइन है, समझ में इतना तो समझ में आता है। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे कि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होते हैं, हैवी होते हैं प्रोटॉन किसके कंपैरिजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, तो किसका वेवलेंथ कम होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रोटॉन का। कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे सी, समझा कि नहीं। तो आपको बताओ यहीं पे आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। मैंने कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या होता है यहाँ पे कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराता चला हूँ, ठीक है। एक क्या होता है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, वो जस्ट वीडियो में डाल दूंगा, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे डुअल नेचर ऑफ लाइट मोस्टली कवर हो जाता है।